ऑल राइट। जितना हो गया है उतना बताएं, क्या किया है, कितना किया है, क्या किया है, क्या समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, कुछ लग रहा है बेहतर हो रहा है, कुछ लग रहा है नहीं बेहतर हो रहा है, रिस्क आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, जो भी है मुझे बताएं। नेक्स्ट तो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, पर जो आपने लास्ट अटेम्प्ट में बोला था ना कि जितना टाइप करोगे हम्म। उतना, तो मैंने वो जितना टाइप कर रहा हूँ, जैसा कि न्यू क्लाइंट का रिस्क मैंने टाइप कर लिया। हम्म। हम्म। ये मैंने वहां से पहले वाला का कॉपी किया था ना, अभी हम्म। इसमें ट्रांसलेट कर रहा था, तो पिछले वाले क्वेश्चन में ट्रांसलेट कर लिया था, हम्म। वो लास्ट कर दी बस, कोई कॉपी करा। सही। बस रिस्क तो आइडेंटिफाई मैं कर ले कर रहा ले रहा हूँ, लेकिन उसको सही से ऑडिट लैंग्वेज में लिखना मुश्किल है। हूँ, वो पेंडेंट कर रहा बस अल्हम्दुलिल्लाह, यानी इस वक्त मैंने देखा कि आप सही लिख पा रहे थे। तो जिससे मुझे, हूँ। हाँ, तो मुझे ये समझ आ रहा है कि आपको डायरेक्शन मिल गई है, लेकिन अब बस आपको अपनी प्रैक्टिस तेज करनी है कि भाई जितने 3-4 क्वेश्चंस आप कर लोगे तो आपके पास एटलीस्ट हर क्वेश्चन के 10 पॉइंटर्स आपके पास होंगे, तो 4 क्वेश्चंस के 40 पॉइंटर्स हो गए, तो आपको 40 चीजों का आंसर लिखना तो आ रहा होगा। ठीक है। तो ये ट्रैक सही है, आप इसी, आपके लिए ट्रैक सही है, आप इसी ट्रैक पे चलें, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आज क्या करने वाले हैं, आज के लिए मैंने सोचा था कि आप लोगों को जो टॉपिक्स रह गए हैं वो कराने हैं, राइट। लास्ट क्लास में कोड ऑफ एथिक्स हमने बताया था शुरू में। कोड ऑफ एथिक्स, जी। इसकी कॉपी का हमने बताया था, हम कॉपी यानी हमने रिस्क कर लिए हैं कंप्लीट, ठीक है, और क्या किया है हमने, ऑडिट प्रोसीजर कर लिया है कि किस तरह लिखते हैं, ठीक है, और क्या लिख लिए, ऑडिट एविडेंस कर लिया हमने, ऑडिट एविडेंस लिख लिया, ऑडिट प्रोसीजर कर लिया, और कंट्रोल्स कर लिए थे, ठीक है। ये 3 कर लिए हैं। अब हमारा जो रहता है वो बेसिकली एथिक्स, और एक मैंने कहा था आपको ऑडिट रिपोर्टिंग। ऑडिट रिपोर्टिंग की चीजें रहती हैं थोड़ी बहुत, और कुछ वेरी स्मॉल टॉपिक्स लाइक एविडेंस, वो कंट्रोल्स के साथ ही अटैच्ड है, वो हो जाएगा मसला नहीं। तो असल चीज है जो एथिक्स और ऑडिट रिपोर्टिंग रहती है। ऑडिट प्रोसीजर में ए आई ओ यू था ना, एथिकल प्रोसीजर नहीं किए। एनालिटिकल नहीं किए थे, यहाँ पे हमने एनालिटिकल प्रोसीजर्स अभी करने हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर्स के लिए मैंने कहा था तमाम रेशियोज आप लोग लिख लीजिएगा, लिस्ट डाउन कर लें ताकि हम रिवाइज कर लें उसको। फैक्ट तो दिया हुआ, तो थोड़े बहुत तो याद है, आप लोगों ने रिवाइज भी करके आए। रिवाइज भी करना है और उसको लिस्ट एक जगह जमा भी कर लो सारे, क्योंकि जब सवालात करोगे तो तुम्हारे सामने तो हो वो रेशियोज, मैंने कहा रेशो, प्रॉफिट रेशो। लिक्विडिटी रेशियो, गियरिंग रेशियो, ये सारे रेशियोज, ठीक है, ताकि फॉर्मूलाज ये गलत ना हो। तो ये एनालिटिकल प्रोसीजर्स फिर हम उसको देख करके परफॉर्म करेंगे। बहुत आसान है एनालिटिकल प्रोसीजर, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ यही करना है कि कंपेयर करना है और इंटरप्रिटेशन करनी है कि वी विल परफॉर्म अ रेशियो एनालिसिस, लाइक फॉर एग्जांपल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हम निकाल लेंगे पिछले साल का और इस साल का, और कंपेयर कर लेंगे कि ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई। दैट्स योर प्रोसीजर। कम रीजन बताइए क्यों कम। नहीं, अगर कम हुई है तो हमने रीजन नहीं बताना, हमें सिर्फ ये बताना है कि भाई ये एफएस में तो, एफएस में डायरेक्टर ने कहा है, डायरेक्टर ने एक क्लेम किया है, एक असर्शन, असर्शन दिया है कि भाई हमारी कंपनी तो बहुत ग्रो हो रही है, हर साल 5% से ग्रो हो रही है। तो टू इंश्योर या टू वेरीफाई द असर्शन मेड बाय द डायरेक्टर, वी नीड टू कैलकुलेट a gross profit margin ratio of the previous year and of the current year and make sure that the growth is 5% or less than that. After doing the procedure, we will say that, okay, the director was saying correct or not, or is there any misstatement in the financial statements. ठीक होगी, तो दैट इज एनालिटिकल प्रोसीजर। इसके ऊपर जैसे ही कोई क्वेश्चन आएगा तो हम इस पर डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। एथिक्स हमने पिछली क्लास में एथिक्स, मैम वो जी, जी नॉन करंट एसेट और नॉन करंट एसेट और इन्वेंट्री वाला जो पार्ट है वो किसमें कवर होता है पूरा? नॉन करंट एसेट क्या। मेरे ख्याल से इन द बुक इट इज, मतलब टॉपिक्स में है नॉन करंट एसेट, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, तो वो सब किसमें कवर होगा? कहाँ पे गिवन है मुझे बताएं, मैं अभी टेक्स्ट बुक से खोल के देख लेते हैं। इंडेक्स में जो बुक आपने प्रोवाइड की है उसके इंडेक्स हाँ में जी, टॉपिक्स में लिखा हुआ है। ये ना ये बुक है, अब बताएं, आपको नजर आ रहा है ना स्क्रीन। रिस्क असेसमेंट है, ऑडिट प्लानिंग है, इंट्रोडक्शन टू ऑडिट एविडेंस है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है, ऑडिट सैम्पलिंग एंड ऑटोमेटेड टूल्स एंड टेक्निक्स है। हाँ, ये जब आप पूछ रहे हो ना, नॉन करंट एसेट है, इन्वेंट्री है, रिसीवेबल है, बैंक एंड कैश है, पेबल्स एंड अक्रूवल्स है, नॉन करंट लाइबिलिटी, कैपिटल एंड डायरेक्ट, ये क्या है, ये बेसिकली हर एरिया का कंट्रोल इसमें गिवन है।
मतलब फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी में जो आप कंट्रोल्स लगा रहे हो या जो प्रोसीजर्स कर रहे हैं वो इन्हीं कंट्रोल्स के लिए कर रहे हैं ना। तो वो एक एक एलिमेंट के लिए इन्होंने चैप्टर अलग कर दिया है कि नॉन करंट एसेट के लिए आप क्या क्या प्रोसीजर्स बनाओगे, नॉन करंट एसेट के लिए आपके पास क्या क्या कंट्रोल्स होंगे, नॉन करंट एसेट के लिए आप क्या क्या ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करोगे। तो अगर आपको स्पेसिफिकली नॉन करंट एसेट्स की लर्निंग करनी है तो आप नॉन करंट एसेट में चले जाओ और उसमें सारा प्रोसीजर एविडेंस और कंट्रोल सब गिवन है। तो वहां से आप लर्न कर लो कि नॉन करंट एसेट की क्या क्या प्रोसीजर्स बन सकते हैं। फिर आ जाइए इन्वेंट्री। या ओके ओके। इन्वेंट्री के लिए उसमें अलहदा से होगा, रिसीवेबल्स के लिए उसमें होगा, बैंक और कैश में बैंक कैश के बारे में बताया जाएगा और पेबल्स और अक्रूवल्स में उसमें होगा। ठीक है, आई होप दिस मेक्स इट क्लियर। अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो मैं जरा इस चैप्टर में जाके आपको एक दफा आप एक होता है ना कि ऐनुल यकीन और हक्कुल यकीन, एक आंखों देखा आपको नजारा करा दें पेज 231, कि आपको यकीन हो जाए कि हाँ इस चैप्टर में सेक्शन वाइज यही सब कुछ है। क्या है पेज 231 ना। नहीं 281 था, अच्छा। अब आप देख सकते हैं ना यहाँ पे, ये देखिए रेवेन्यू के ऊपर है टॉपिक, रिसीवेबल्स का ये टॉपिक है। और आप रिसीवेबल्स में देखो हर चीज इसमें रिसीवेबल्स की गिवन है कि कंट्रोल्स क्या होंगे, प्रोसीजर्स क्या लगेगा। ठीक है, आप दे मैं दिखाती हूँ आपको एक मिनट, इसके रूल्स क्या हैं, आईएएस इसके बारे में क्या कहते हैं, इन्वेंट्री के बारे में, असर्शंस क्या, आप देखो ना यहाँ पे, ये देखो ऑडिट ऑफ रिसीवेबल्स, आपको रिसीवेबल्स का ऑडिट करना है। तो रिसीवेबल्स का ऑडिट करने के लिए आप बेसिक्स तो वही है ना कि आप जा करके असर्शंस को चेक कर रहे हो। आप जा करके डायरेक्टर ने जो क्लेम्स किए हैं, चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो, चाहे वर्बली हो, चाहे एनुअल बुक में हो, कंपनी के बुक अकाउंट्स में हो, जहां पे भी उसने असर्शन किए हैं कि भाई कंपनी बड़ी तरक्की कर रही है, कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी के इतने एसेट्स हैं, कंपनी के इतने रिसीवेबल्स हैं, उसी को तो जाके चेक करना है। तो उसको जाके चेक करना है, क्या चेक करना है कि वो सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। तो अब आप जाके चेक करोगे, तो कैसे चेक करोगे, ये आपको स्टेटमेंट्स में गिवन है। तो अब आप क्या करोगे, एज रिसीवेबल लिस्टिंग करोगे। एज रिसीवेबल लिस्टिंग यानी आप उनके कितने पुराने रिसीवेबल्स हैं, पिछले साल के, 10 साल से पुराने हैं, बैड डेट्स हो गए हैं कि नहीं हुए। अगर बैड डेट हो गया तो क्या डायरेक्टर ने, क्या अकाउंट्स में वो शो हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो यही सब आप आईएएस स्टैंडर्ड में जो रूल्स गिवन है ना रिसीवेबल्स के मुतालिक, उसी को तो इंश्योर करोगे कि एफएस में वो सब सही सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो क्या क्या रूल्स है कि भाई बैड डेट लिख और राइट ऑफ किया है नहीं किया, रिसीवेबल्स को सही नोटिंग की है नहीं की। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी वाई लेट, सही आज पेपर नहीं दिया। अच्छा क्या हुआ, आईडी कार्ड आईडी कार्ड नहीं मिल रहा था, यानी पूरा इरादा था आपका पेपर देने का आईडी कार्ड की वजह से रह गया। पूरी तैयारी चलो फिर अब नेक्स्ट सैटरडे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। कोशिश चलो जो अल्लाह को मंजूर। चलो अल्लाह मालिक है। अच्छा जी, फिर आप देखें यहाँ पे पोस्ट ईयर कैश रिसीट्स, पोस्ट ईयर एंड कैश रिसीट्स, यानी कि आफ्टर ईयर एंड क्लोजिंग अगर आपको कैश रिसीव हो रहा है तो वो आपने कहाँ उसकी नोटिंग की है, क्या आपने रिसीवेबल्स में उसको रिकॉर्ड किया है या नहीं किया। तो उसके मुतालिक क्या प्रोसीजर आप बनाएंगे। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली हर एलिमेंट ऑफ एफएस को एग्जैक्टली बताया गया है कि उसके क्या प्रोसीजर्स बनाए जाएंगे, उसकी आप कैसे चेकिंग करोगे, उसके क्या रूल्स हैं, उसके एविडेंसेस क्या हैं। अब देखे ना यहाँ पे भी वही सारी चीज है, AEIOU, उसी के बेस पे आप बना रहे हो। कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, एक्यूरेसी, एग्जिस्टेंस, रेवेन्यू। स्टेप 1, आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर।
रेवेन्यू की, जिनके कस्टमर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है भी या नहीं, कोई सेल कोई ट्रांजैक्शन हुई भी है या नहीं, जो आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हो। अब रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे कौन से स्टैंडर्ड के को सामने रखते हुए करोगे? IFRS 15। मैंने आपको कहा था रेशियोज भी और स्टैंडर्ड्स भी सब एक जगह लिख लो। फिर सेकंड, आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस इन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? स्टेप 3, डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस क्या थी? एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एंड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन द एंटिटी सेटिस्फाई अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। जैसे ही एंटिटी की तरफ से प्रोडक्ट डिलीवर हो गया या सर्विस हो गई तो आपने उस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेना है। तो ये एज पर द रूल है। उसके बाद अब आप एज एन ऑडिटर क्या टेस्ट करोगे? तो यहाँ पे लिखा है ऑडिटर शुड कंसिडर द फॉलोइंग। क्या क्या कंसिडर करना है? लेवल ऑफ रेवेन्यू, इफेक्ट ऑफ रेवेन्यू, और वैल्यू ऑफ चेंजेस इन क्वांटिटीज, चेंजेस इन प्रोडक्ट्स प्राइसेस, गुड्स रिटर्न, अलाउंसेस, डिस्काउंट्स, एफिशिएंसी ऑफ लेबर, ये सब आप चेक करोगे। फिर एक रेशियो भी चेक करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, जिससे आपको पता चलेगा कि रेवेन्यू बढ़ा है या घटा है या क्या हुआ है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप चेक करोगे एज एन ऑडिटर। तो ये चैप्टर्स मैं आपको क्लास में नहीं करवाने वाली, ये मैं आपको बेसिक सब बता रही हूँ। आपने ये चैप्टर्स खुद से करने हैं। हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो हेड है उसके अंदर कौन सा पर्टिकुलर प्रोसीजर है, क्या रूल्स हैं, क्या एविडेंसेस हैं, क्या रिस्क हैं, ये सब आपको खुद से करना है ना। तो ये हर एफएस का गिवन है। आप कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ, और क्या क्या गिवन है, ऑकरेंस, इन सब को लेकर सामने आप चेक करोगे। तो ये सारे चैप्टर्स में इसी तरह से है। ठीक है, तो अभी हम अपने एथिक्स के चैप्टर पे जा रहे हैं। हमें एथिक्स का सवाल करना है। एथिक्स को हम एड्रेस कैसे करेंगे? हमने पिछली क्लास में सीखा था कोड ऑफ एथिक्स क्या क्या है, कौन कौन से। Confidentiality, objectivity, professional fear, professional competence and due care और integrity। ठीक हो गया? आगे ये नहीं। तो ये क्या होता है? कॉपी। क्या होता है? कॉपी। COPPI। और इसका थ्रेड क्या है? ठीक है, 5 होते हैं। फैमिली ट्रायल होता है, एडवोकेसी ट्रायल होता है, सेल्फ इंटरेस्ट ट्रायल होता है, सेल्फ रिव्यू ट्रायल होता है, इंटिमिडेशन ट्रायल। जी। तो हमने सिर्फ कोड ऑफ एथिक्स को समझा था कि कॉन्फिडेंस, एथिक्स को समझा नहीं था, बस हमने लिख लिए थे। अब हमें एक एक करके इसको समझना है। ठीक है, आइए। एथिक्स का सवाल रिवीजन किट से निकालना है। जरा कोई एथिक्स का निकालें सवाल। आई थिंक वो रिस्क के क्वेश्चन के साथ आता है एथिक्स का सवाल। एथिक्स, 70 - 72 का जो था, आगे देखिए। हाँ देखो। तो ये अलग से एथिक्स का सवाल नहीं है। एथिक्स हमेशा दूसरे टॉपिक के साथ मर्ज अप होके आ जाता है। आगे 8 में लिखा हुआ है पॉइंट में, I define and explain 5 ethical threats which may affect the independence of the giving a company audit of talent company। यही होगा। सही है, एक मिनट। आप यहाँ पे देखें, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको जरा पिक्चर दे दें ताकि फिर हम आगे जाएं। प्रोफेशनल एथिक्स और ACCA कोड ऑफ एथिक्स का सेक्शन बी का एक सवाल है। सेक्शन बी का 16A, 16C, 16D। सेक्शन ए के सवाल आते हैं कुछ। तो हम जरा इसको भी देखेंगे। सबसे पहले हम जरा समझते हैं कि ये कोड ऑफ एथिक्स आखिर कहते हैं किसको। ठीक है, मुझे बताएं कि जो C फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी क्या मतलब है उसका?
कॉन्फिडेंशियलिटी क्या मतलब? किसी चीज का राज है। किसी चीज का राज रखना, क्या राज, कैसा राज? मतलब जैसे कुछ सैलरीज होती है एम्प्लॉयज की, वो दूसरे अगर एज एन ऑडिटर आपको पता चल जाए एम्प्लॉय की सैलरी का, तो आप क्या ढिंडोरा पीट दोगे, हर किसी को बताते फिरोगे? नहीं। ठीक है। इसी तरह आप आज ऑडिटर हो कंपनी एक्स के, कल को आप बन जाओ इसी के कॉम्पिटिटर के ऑडिटर कंपनी वाई, तो क्या कंपनी एक्स के राज यहाँ जाके फाश कर दोगे? दैट इज द कॉन्फिडेंशियलिटी, द एथिक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। इवन एज एन एम्प्लॉय, अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हो और कल को किसी और कंपनी में जो कि कॉम्पिटिटर कंपनी है, तो आप वहां जाके उनके रिवील नहीं करोगे सीक्रेट्स, दैट्स अगेंस्ट कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, ऑब्जेक्टिविटी। क्या मतलब है ऑब्जेक्टिविटी का? अब्दुल रहमान, ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब है? ओके। जो कुछ टास्क दिया गया है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, उसी के ऊपर रहना। नो। यस। पवन। ऑब्जेक्टिव जैसे ऑडिट का हमें किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं तो उसका ट्रू एंड फेयरनेस देखते हैं, वो ऑब्जेक्टिविटी है ना ऑडिट की। नो, इट मीन्स टू बी अनबायस्ड। ऑब्जेक्टिव रहने का मतलब है टू बी अनबायस्ड, यानी जब आप ऑडिटर की पोजीशन पे खड़े हैं, ये कोड ऑफ एथिक्स सिर्फ ऑडिटर के लिए नहीं है, ये एसीसी अकाउंटेंट के लिए भी है, कि जब आप जिस भी पोजीशन पे खड़े हैं यू हैव टू बी अनबायस्ड। आप किसी की फेवरेटिज्म नहीं करोगे जस्ट बिकॉज कि वो आपके रिलीजन का है, या जस्ट बिकॉज वो आप ही के जेंडर का है, या जस्ट बिकॉज वो आप ही के शहर से आया है। यू आर नॉट गोइंग टू गिव हिम एनी एडिशनल फेवर, or you're not going to discriminate on the basis of your likes and dislikes. You need to be in a neutral position and remain unbiased, which will depict a professional attitude. अगर आप unbiased नहीं होगे, biased होगे, तो आप professionalism को compromise कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड ड्यू केयर। प्रोफेशनल बिहेवियर एंड ड्यू केयर क्या मतलब? प्रोफेशनल बिहेवियर जो एसएससी का बताया, जैसे ऑडिट का बताया हुआ है कि आपने प्रोफेशनल जजमेंट करनी है। एग्जैक्टली, प्रोफेशनल रहो ना, पर्सनल क्यों हो रहे हो, हर बात को पर्सनली क्यों ले रहे हो? अगर मैं यहाँ पे एज अ टीचर खड़ी हुई हूँ तो आई शुड बी वेरी मच प्रोफेशनल इन माई वर्क। और अगर कोई स्टूडेंट यहाँ आके बदतमीजी करता है या मजाक करता है, तो मुझे उसको हैंडल करना आना चाहिए प्रोफेशनली, ना कि मैं पर्सनली ले लूँ और मैं शोर शराबा मचा दूं और मैं एडमिन को बोलूँ ये देखिए कैसे बच्चे आप लोग मुझे देते हैं, फलाना ढिमकाना। अरे भाई, अगर आप टीचर हो तो आपका काम है कि आप हैंडल करो स्टूडेंट्स को क्लास में, और कैसे आप बाउंड्री सेट करते हो ये टीचर के ऊपर है। तो इसी तरह जो भी प्रोफेशनल हो, आप एसीसीए हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप बाउंड्री सेट करोगे तो सामने वाले को पता चलेगा। क्लाइंट तो कैसा भी उठ के आ जाएगा, कस्टमर्स तो जैसे मर्जी आए आए, वो तो प्रोफेशनल्स नहीं है इस वक्त। जब वो एज अ क्लाइंट आपके पास आ रहे हैं, वो क्लाइंट आ रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं, हो सकता है वो लॉयर हो अपनी जगह पे, बट जब वो आपके पास ऑडिट के लिए आ रहे हैं तो वो क्लाइंट और कस्टमर बन के आ रहे हैं। तो आप एज अ प्रोफेशनल डील करोगे, कस्टमर से एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वो प्रोफेशनली डील करे आपसे। नेक्स्ट, ड्यू केयर। ड्यू केयर का क्या मतलब है? एक होती है ड्यूटी, इसको कहते हैं प्रोफेशनल ड्यूटी। ठीक है। प्रोफेशनल ड्यूटी क्या है? नाउ फॉर एग्जाम्पल, आप जाते हो सैलून, जाते हो नहीं जाते हो, बाल कटवाते हो ना? भाई जिसके पास जाते हो बाल कटवाने, उसके हाथ में क्या होता है? कैंची, रेजर। आप अपना सर जाके उसके सामने रख देते हो नहीं रख देते? कोई खौफ, सेकंड थॉट आती है कि कहीं इसने कैंची से कान काट दिए तो, कहीं इसने रेजर से गला काट दिया तो? सेकंड थॉट्स आती हैं? अंधा विश्वास। बाज औकात तो कुछ लोग बस जाके बैठ जाते हैं कुर्सी पे, देखते भी नहीं कि कौन काटने आ रहा है। ठीक है। ये अंधा विश्वास क्यों? आपने अगर कभी जहाज पे सफर किया हो या ट्रेन का सफर किया हो, तो आपको मालूम होता है कि पायलट का नाम क्या है, क्या वो क्वालिफाइड है भी या नहीं, कितनी फ्लाइट्स उसने उसने उड़ाई हैं।
कोई उसका चेक एंड बैलेंस करता है जाके? कोई उसकी क्या उसको बोलते हैं, उसकी सीवी को जाके खंगालते हैं, भाई ये कैसा पायलट है, भाई कितना एक्सपीरियंस है, तो ही मैं बैठूंगा जहाज में, एक्सीडेंट कर दिया तो? सेकंड थॉट्स आती हैं? नहीं आती। क्यों नहीं आती? बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग प्रोफेशनल ड्यू केयर के वो ख्याल रखेगा, वो ख्याल से चलाएगा जहाज, उसकी ड्यूटी में आता है ये ड्यू केयर करना। अब एज अ टीचर, आप एज अ स्टूडेंट्स आप आए हो, तो आप टीचर पे भरोसा करके ही आए हो ना कि इंशाल्लाह मेरा पेपर पास हो जाएगा। अब आके आप टीचर की इन्वेस्टिगेशन तो नहीं करने लगते हो ना, एक बात है। तो ये क्या है? ये ड्यू केयर है। ये प्रोफेशनल्स, जब आप एज एन अकाउंटेंट, एज ए डॉक्टर, एज एन इंजीनियर, एज एन ऑडिटर आप उस कुर्सी पे बैठे हो, तो बाकी पूरी दुनिया आप पे अंधा एतमाद करती है। इसको कहते हैं ड्यू केयर। आप उबर बुलाते हो, इन ड्राइव बुलाते हो, ड्राइवर के पास लाइसेंस है नहीं है चेक करते हो, उससे पूछते हो कब कितने टाइम से ड्राइव कर रहे हो, कितने एक्सीडेंट्स हो चुके हैं पास्ट में, कोई हिस्ट्री लेते हो? कोई सेकंड थॉट आती है कि ये एक्सीडेंट कर देगा? एक दफा भी नहीं आती यार। कैसे अंधा विश्वास कर लेते हैं हम सब इतना ज्यादा एक स्ट्रेंजर पे जिसको हम जानते तक नहीं है। प्रोफेशनल ड्यूटी, ठीक है। आप गाड़ी चलाते हो तो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं लोग? आप ख्याल से चलाओगे, एक्सीडेंट नहीं करोगे, रेड लाइट्स ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करोगे। कि कोई आपको आके बता रहे, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं? यू केयर। ये ऑब्वियस है, ये अजम्पशन है कि आप ख्याल रखोगे, आपके अंदर इतना सेंस है, ठीक है। अब आइए प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का क्या मतलब है? यू आर क्वालिफाइड, आर यू क्वालिफाइड और यू आर नॉट qualified, do you have the degree or you don't have the degree? So that is professional competence. Obviously when you are an ACC accountant or sitting in an auditor position, you must have this, of course. Without this it's not possible. Next, डिग्री होना जरूरी है। डिग्री, क्वालिफाइड हो ना आप। अगर डॉक्टर की सीट पे बैठे हैं तो आप एमबीबीएस तो हो ना। एमबीबीएस हुआ हो, हाउस जॉब हुई हुई हो, थोड़ा तो बेसिक तो कुछ आता हो ना, ऐसे कैसे आप डॉक्टर की कुर्सी पे जाके बैठ रहे हो? तो दैट्स प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। नेक्स्ट, इंटीग्रिटी। इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी क्या है? अब्दुल रहमान, इंटेग्रिटी, जवाब चाहिए। इसको ऑनेस्टी भी कहते हैं, तो यहाँ पे ऑनेस्टी लिख देना चाहिए था एसीसी कोड ऑफ एथिक्स वालों को। क्या इतना बड़ा चौड़ा लंबा वर्ड लिखा है इंटेग्रिटी? क्या कहते हैं? इन दोनों में फर्क है, इन दोनों में फर्क है। वन पर्सन कैन बी ऑनेस्ट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, बट इंटेग्रिटी इज बीइंग ऑनेस्ट फॉर एंटायर लाइफ, ऑल द टाइम। एक झूठा भी किसी एक वक्त पे ऑनेस्ट हो सकता है, बट इंटीग्रल नहीं होगा, वो उसकी इंटेग्रिटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं ये तो बात बात पे मजाक करता है, तो बात बात पे झूठ इधर की उधर कर देता है। तो Having strong moral principles. कोई उसकी बात को, जी अब्दुल रहमान क्या कह रहे हैं? तो कोई उसकी बात को कंप्लीटली एक्सेप्ट बिलीव नहीं करता। तो इंटेग्रिटी इज बेसिकली योर कैरेक्टर, और कैरेक्टर ओवर द नाइट बिल्ड नहीं होता, सालों लग जाते हैं तब आपका एक पर्सनालिटी लोगों तक पहुंचती है कि हाँ भाई ये ऐसा बंदा है, लोग उसकी गवाही देते हैं कि ये अच्छा बंदा है, ये ईमानदार है, ये सिद्दीक है, ये ऑनेस्ट है, ये बहुत शरीफ लोग हैं, इनसे मैं ऐसी तवक्को रख भी नहीं सकता, तुम झूठ बोल रहे होगे। दैट इज इंटेग्रिटी। तो एक एसीसी अकाउंटेंट को, एक ऑडिटर को हमेशा अपना कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छा रखना चाहिए, एक वक्त का ऑनेस्ट ना बने, हमा वक्त इंटीग्रल पर्सन, इंटेग्रिटी। ठीक हो गई कहानी। अब थ्रेड्स क्या है? 5 थ्रेड्स हैं। फांसी, ये फॉलो नहीं करोगे तो क्या हो जाएगी? फांसी हो जाएगी। फांसी क्या है? एफ फॉर फेमिलियरिटी थ्रेड। फेमिलियरिटी थ्रेड क्या कहते हैं? नहीं, फेमिलियरिटी थ्रेट होता है, फेमिलियरिटी थ्रेट का मतलब है आप एज एन ऑडिटर जा रहे हो ऑडिट करने के लिए, ठीक है, एक कंपनी में,
5 साल हो गए हैं आपको उस कंपनी में जा जाकर ऑडिट करते हुए। तो क्या 5 साल बाद भी जो आप ऑडिट रिपोर्ट जनरेट करोगे, क्या वो उतनी ही स्केप्टिकल होगी? पॉइंट टू बी नोटेड, स्केप्टिकल मतलब क्वेश्चनिंग माइंड, क्रिटिकल, शक्की मिजाज। क्या प्रद्युमन दया या क्या एसीपी प्रद्युमन अगर जाएंगे एक ही इदारे में 5 साल तक वो जाएंगे, तो क्या छठे साल भी वो उसी शक की निगाह से उसको देखेंगे? नहीं देख पाएंगे, क्योंकि 5 साल जा जाके वो फेमिलियर हो गए हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। उनको पता है कि ये डायरेक्टर कैसा है, उनको पता है पवन कैसा है, उनको पता है हसन कैसा है, तो पता चल गया है। तो 5 साल बाद वो दाल में कुछ काला नहीं ढूंढेगा, बोले मेरे को पता है कि ऊपर से नीचे दूध का नहाया हुआ है, 5 साल से ऑडिट कर रहा हूँ, एक भी कीड़ा अभी तक नहीं निकाल पाया। अब क्या छठे साल क्या खाक निकालूंगा? छोड़ो यार, छोड़ो यार, इतनी ऑडिट प्रोसीजर्स छोड़ो यार। बस रिपोर्ट बना दो, रिपोर्ट बना दो, या ऊपर ऊपर से कर लो, रिपोर्ट बना दो, काम खत्म करो। क्या ख्याल है, सही होगा नहीं होगा? एक कॉमन सेंस क्या कहती है? कहीं ना कहीं आप जितना भी ऊपर से बोल लो, जितना भी ऊपर से आपको डंडा आ जाए कि नहीं मुझे स्केप्टिकल रहना, स्केप्टिकल रहना, बट कहीं ना कहीं यू आर फेमिलियर। आप अपने दोस्त के बारे में क्या सब कुछ नहीं जानते? क्या आप अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ नहीं जानते? जानते हो ना, तो आप बार बार उनको उस क्यूरियोसिटी भरी निगाह से तो नहीं एनालाइज करोगे, स्कैन करोगे कि भाई इनकी लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, फलाना क्या है, ये कब आते हैं, कब जाते हैं, कब उठते हैं, इनको किस बात पे गुस्सा आता है, किस बात पे नहीं आता। यू आर फेमिलियर, सो यू लूज स्केप्टिसिज्म विथ फेमिलियरिटी। Therefore, ये रूल है कि एक ऑडिट फर्म एक कंपनी का बैक टू बैक 5 सालों तक ऑडिट नहीं कर सकती, मतलब 5 साल मैक्सिमम है, उसके बाद उसको चेंज करना ही करना। उसके बाद वो उस क्लाइंट के साथ काम नहीं कर सकती, उसको क्लाइंट स्विच करना है। फिर हाँ 3-4 साल बाद फिर आ जाओ, वो अलग कहानी है, बट एक साथ कंसेक्यूटिवली नहीं कर सकते, नॉट अलाउड बाय द लॉ। ठीक है, तो अगर वो जाएगा और वहां पे कोई ना कोई फेमिलियर उसको फेमिलियर हो गया, अब 5 साल थोड़ी लगते हैं किसी से फेमिलियर होने में। मैं गई किसी कंपनी में, वहां मुझे पता चला वो मेरा फलाना कजन है, वो वहां पे पार्टनर है। फेमिलियरिटी निकल आई नहीं निकल आई, रिश्तेदारी निकल आई। अब मुझे पता है वो कजन कैसा है, तो या तो मैं दुश्मनी में उसके कीड़े निकालूंगा, या मैं उसको फेवर देने लगूंगा, दोनों में से कोई एक चीज होगी। मैं ऑनेस्टली स्केप्टिकल नहीं रह सकती। तो फेमिलियरिटी थ्रेट। अब आइए, एडवोकेसी थ्रेट। व्हाट इज एडवोकेसी? वकालत करना। किसी की वकालत करना। तो एडवोकेसी में डायरेक्टर ने कहा ऑडिटर जरा चलना मेरे साथ बैंक, मुझे वो बैंक से एक मीटिंग करनी थी, तो आपको मुझसे कुछ सवालात करने हैं ऑडिट रिलेटेड। तो आप ऐसा करो, मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाओ, आपके जो सवालात है मुझसे पूछते जाना, मैं बैंक उतर जाऊंगा, अभी मेरे साथ आ जाना है, कप कॉफी पी लेंगे, फिर आप चले जाना, मैं अपने काम पे आगे चला जाऊंगा। आपने कहा ठीक है सर। अब आप चले गए उनके साथ गाड़ी में, आपको पता ही नहीं कि उन्होंने आपको किस ट्रैप पे फंसाया। और ट्रैप ये था कि आपको साथ ले जाना, दुनिया वालों को क्या नजर आ रहा है, डायरेक्टर और ऑडिटर साथ साथ घूम रहे हैं। चोर और पुलिस साथ साथ कभी हो सकते हैं? घूम रहे हैं, जा रहे हैं, कप ऑफ कॉफी पी रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं, हंस बोल रहे हैं, माजरा क्या है? फिर ऊपर सोने पे सुहागा, बैंक गए हैं साथ में। तो बैंक वाले क्या सोचेंगे कि ऑडिटर खुद चल करके आए हैं, मतलब क्या कंपनी अच्छी होगी, दे दो लोन। ऑडिटर खुद चल करके आ रहा है डायरेक्टर के साथ, मतलब अच्छे ताल्लुकात है, कंपनी अच्छी होगी, दे दो लोन। ये है एडवोकेसी थ्रेट, कि आप जब किसी के साथ जाते हो तो आपकी शख्सियत, आपका ओहदा किसी दूसरे को फेवर दे रहा हो, जिस वजह से लग रहा होता है कि आप उसके एडवोकेट हो, आप उसके फेवर में हो, आप उसके साथ दोस्त हो। तो तो जो थर्ड पार्टी है वो तो फिर मतलब उसका जो एक अजम्पशन है, एक जजमेंट है, एक परसेप्शन है, वो सब चेंज हो जाएगा। और अगर वो डायरेक्टर खुद अकेला जाता बैंक से लोन लेने, तो बैंक पूछता एफएस दिखाओ, बैंक बोलता क्या क्रेडिबिलिटी है, बैंक बोलता भाई सिक्योरिटी चार्जेस, हमारे नॉन करंट एसेट कितने हैं, क्यों चाहिए लोन। तफ्तीश होती। और जब ऑडिटर खुद जा रहा है, पुलिस खुद साथ जा रही है, मैं क्या तफ्तीश करूं? ठीक है, तो दैट इज एडवोकेसी थ्रेट। इसी तरह सिर्फ बैंक ही नहीं, कोर्ट केस, कोई कोर्ट केस चल रहा है,
तो कोर्ट केस में आप ऑडिटर को साथ ले गए गवाही देने के लिए, तो जजेस और वहां पे जितनी भी ऑडियंस है उसको यही लगेगा कि भाई ऑडिटर इस कंपनी के हक में गवाही देने आया है, तो मतलब अच्छी कंपनी होगी यार, इन्वेस्ट करना चाहिए इसमें, शेयर्स ले लेते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है, तो दैट्स एडवोकेसी थ्रेट। नेक्स्ट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, जो हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। सेल्फ रिव्यू यानी अपना ही काम चेक करना। ऑडिटर अपना ही टैक्स बनाया हुआ ऑडिट कर रहा है, क्या वो कभी भी अपनी गलतियां निकालेगा? तो गलतियां तो रह जाएंगी ना एफएस में, फिर ट्रू एंड फेयर व्यू तो नहीं हुआ। तो लिहाजा जिस ऑडिटर ने कोई अश्योरेंस सर्विस दी है, जिसमें टैक्स सॉल्व किया है, या जिसमें हो सकता है कोई डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन की है, या कोई एसेट इवैल्यूएशन की है, या कोई भी एक सेगमेंट एफएस का बना करके दिया है कंपनी को, तो वो खुद उस एफएस को रिव्यू नहीं कर सकता। उसके इदारे से या कोई दूसरी टीम आएगी, या फिर वो लोग रिजाइन करेंगे उस जॉब के लिए, या फिर वो अश्योरेंस एंगेजमेंट लेंगे ही नहीं। अगर उनको ऑडिट लेना है, ऑडिट करना है, तो वो अश्योरेंस नहीं करेंगे, बोलेंगे किसी और से करवाएं। और अगर लेना है तो अगर उनके पास दूसरी टीम है तो दूसरी टीम को भेजेंगे, टीम सेपरेट कर लेंगे। एक टीम ऑडिट करेगी, एक टीम अच्छा हाँ, लेकिन उसमें भी यही होता है कि एक टीम अपनी इदारे की गलती तो नहीं निकालती ना, सोचो तो सही ना। नहीं दिखाना। तो हार्डली ये ऐसा नहीं करते, ये लोग बोलते हैं या तो अश्योरेंस दे दो या ऑडिट दे दो, और अगर दोनों देना है तो फिर डिफरेंट टीम्स हम भेजेंगे। लेकिन फिर बैक एंड पे आप खुद सोचो ना, कोई भी अपने इदारे का क्यों गलत निकाले, तो अंदर ही problem या अंदर ही रिजॉल्व कर लेंगे या करेक्ट कर देंगे, जैसा भी होगा। ठीक है, अब आइए सेल्फ रिव्यू हो गया, सेल्फ इंटरेस्ट। ये होता तो है कि एश्योरेंस और ऑडिट सर्विस से फर्म्स देती है। हाँ, फॉर्म्स देती हैं। देखो, जरूरी नहीं हर क्लाइंट जो अश्योरेंस दे वो ऑडिट भी करवा रहा हो, बहुत सारे सिर्फ आते ही फाइनेंशियल अकाउंट्स बनवाने। हाँ, और कुछ सिर्फ ऑडिट के लिए आते हैं, कुछ होते हैं जो दोनों के लिए होते हैं। तो ये चीज है। अच्छा, अब आइए सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट राइट, अपना जाती मफाद। अब अगर मैं ऑडिटर हूँ, तो डायरेक्टर आया मेरे कमरे में, उसने कहा अच्छा काम करती हो, अच्छा काम करती हो, अच्छी हो अच्छी हो, लगे रहो लगे रहो, ये काम खत्म करो, फिर मैं तुमको अभी ऑफर भेजने वाला हूँ, भेजने वाला हूँ ऑफर, बहुत बड़ी ऑफर है, अच्छी पोजीशन है, पे भी अच्छी मिलेंगी, साल में 2 महीने छुट्टी भी मिलेगी, करो करो, बहुत अच्छा काम है, भेजो काम, ईमेल करूंगा ऑफर, काम ऑडिट खत्म करो फिर भेजो। अब क्या इंडिकेशन दे रहे हैं? तो ये, हाँ, आपका रिसर्च उत्पाद दे रहे हैं, बताइए। आपका, आपको एक तरह से अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको एक तरह से लियोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम जरा मेरी अच्छी सी रिपोर्ट बना दो, फिर अच्छी सी ऑफर तुम्हारे इंतजार कर रही है। अब तुम क्या बुरी सी रिपोर्ट बनाओगे? अगर तुम्हें वो ऑफर चाहिए बिग फोर में, एंग्रो में, कोई बहुत नामी ग्रामी कंपनी है, अगर बहुत अच्छी पोजीशन है, तो आप यकीनन आप उसको एक अच्छी रिपोर्ट इशू करके दोगे, ताकि आपका सेल्फ, क्योंकि आपका सेल्फ इंटरेस्ट है, आपका जाती मफाद है कोई ना कोई, दैट इज अ सेल्फ इंटरेस्ट राइट। फिर आइए इंटिमिडेशन। व्हाट इज इंटिमिडेशन? अब यही डायरेक्टर साहब आपके कमरे में आए, कहा, या मेरे कमरे में आए, कहा ईशा, आप तो बहुत अच्छा करते हो, उसमें तो कोई शक नहीं। समझदार भी हो, जहीन भी हो, पता तो होगा तुम्हें मेरी पहुंच कहाँ कहाँ तक, पता तो होगा तुम्हें मेरे पॉलिटिकल बहुत कनेक्शंस हैं, पता तो होगा तुम्हें मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। देख लो, तुम अपनी जिंदगी की खुद जिम्मेदार होगी। अगर इस साल मीडिया में जरा सी भी कोई गलत रिपोर्ट आई तुम्हारी कंपनी के लिए, तुम खुद समझदार हो कि फिर अंजाम क्या होगा। ठीक है ना? अच्छा काम कर रही हो, करती हो करती हो। मिलते हैं कल सुबह। अल्लाह हाफिज। अब क्या किया उसने? आके खामोशी से मीठी मीठी धमकी दे दी कि अगर रिपोर्ट में कुछ कीड़ा निकला, तो फिर तुम जानती हो मैं कितना पावरफुल, तुम्हारे घर वालों में कौन कौन है, तुम्हारी बहनें कितनी हैं, फिर तुम खुद जिम्मेदार हो अपनी जिंदगी की।
दैट इज इंटिमिडेशन थ्रेट। कि कोई आपको इंटिमिडेट कर रहा है, आपको धमकी दे रहा है, जिस वजह से आपका जो रिपोर्ट है वो बाइस्ड हो जाएगा। यस और नो? सो दैट इज इंटिमिडेशन थ्रेट। ठीक, अब देखिए अब इसको लिखना कैसे है, आइडेंटिफाई कैसे करना है, और इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो हम आते हैं, अब अगर हम ये सवाल जरा देखें, एक दफा हम ये 16A ट्राई करते हैं। पहले 16A बताइए कहाँ पे है, पेज नंबर अगर बता दें। अब जरा ये देखिए, ये एक सवाल है, ये सामने ही आ गया तो मैंने कहा पहले इसी से शुरू कर लेते हैं। करें। अच्छा, ये आई थिंक कंटिन्यूएशन में ओके, ये एमटीक्यू है ना, ये रहा। अभी 18 मिनट का सवाल है, 21 से लेके 25 तक। इसको पढ़ें, आपके पास है अगर सॉफ्ट कॉपी तो उसमें पढ़ लें, क्योंकि ये फिर नीचे बार बार करना होगा। पेज 11, पेज 12 है। ये वर्कबुक में नहीं है, रिविजन किट है। तो रहमान जब नीचे करने बोलेंगे तो मैं नीचे कर दूँ, ठीक है।
हो गया? बताइए पहला क्या है? पहला तो मतलब चूज करना है 150 में है। हाँ हाँ, तो बताओ ना, इसका ऑप्शन क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट 1 and 2 ओनली, सेल्फ रिव्यू 3 and 4 ओनली, 3 and 4 ओनली, ये वाला थर्ड। थर्ड, ओके, इसको हम चेक कर ले, इसका आंसर्स कौन से पेज में? आंसर्स निकाल लो प्लीज, फिर मुझे टाइम लगेगा। हम्म। आपने निकाल लिए? मैंने आंसर निकाला। बताओ। मैंने कितना सेल्फ इंटरेस्ट और 3 4 ही है जो मैंने बताया। 1 3 4 है। अच्छा, फिर और सेल्फ रिव्यू का 2 ओनली। हाँ वैसे आपका गलत ही हुआ भाई, क्या सोच रहे थे? पहले जो है वो ऑडिट टीम के हिसाब से है। द ऑडिट टीम हैज बीन ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑन लग्जरी फोन्स। तो यहाँ क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट है या सेल्फ रिव्यू है? जाती मफाद है या खुद का काम रिव्यू करना? सेल्फ इंटरेस्ट। फिर द ऑडिट सीनियर वाज सेकेंडेड टू एलवी टू कवर फॉर द फाइनेंशियल कंट्रोलर। ये भी सेल्फ। सिकॉन्डेड, सिकॉन्डेड का मतलब पता है ना, यहाँ से मुल्क से बाहर भेज देना काम पे, दूसरे मुल्क में उसी ब्रांच में बाहर भेज देना, सिकॉन्डेड। सिकॉन्डमेंट्स जिसे कहते हैं, तो सिकॉन्डमेंट में भेज दिया एलवी टू कवर फॉर द फाइनेंशियल कंट्रोलर। इंटरेस्ट है या रिव्यू है? छोटा सा लिखा हुआ है जो फिनाइल में लिखा हुआ है तो ये लिखा है कि ये जिसको हमने भेजा है ना तो फाइनेंशियल कंट्रोल ना हमने ऑर्डर जो ऑडिट टीम है ना उसी उसी से को हम एश्योरेंस भी ले लेते हैं बस ये सेल्फ रिव्यू तभी आ रहा है। सेल्फ रिव्यू आ रहा है, तो सेल्फ रिव्यू क्यों आ रहा है, यही तो मैं पूछ रही हूँ। तो एक ही कंपनी के ऑडिट भी कर रहा है उसको ये और उसी को ही हम ऑडिट भी कर रहे हैं और उसी से अश्योरेंस सर्विसेज भी ले रहे हैं, जिस वजह से ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, ठीक है। Number 3, total fees from LB is over 15% of the total fees of the firm for the second consecutive year. दूसरे साल जब ये ऑडिट कर रहे हैं तो 15% ज्यादा चार्ज कर रहे हैं टोटल फीस ऑफ द फर्म से। वो जायज है ना जायज है? नहीं, वो इसलिए क्योंकि जो सेकंड पॉइंट है जैसे गवर्नमेंट ये है उसी कंपनी में उसकी वजह से दूसरी एंगेजमेंट 15% बढ़ गई है, ठीक है, तो ये सेल्फ इंटरेस्ट में आ रहा है। सेल्फ इंटरेस्ट, बिल्कुल। जब जाती मफाद है, चाहे फाइनेंशियल मफाद या फिर कोई प्रमोशनल मफाद, कोई ग्रोथ है या कोई चीज है, कोई जॉब है, तो वो सेल्फ इंटरेस्ट है। नेक्स्ट, फीस आर ओवर ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ लास्ट ईयर्स ऑडिट। सेल्फ इंटरेस्ट। आइए दूसरा वाला बताएं। इसमें थर्ड है इसमें लास्ट में फेमिलियरिटी एंड सेल्फ इंटरेस्ट रेट।
सिमिलरिटी को नहीं। फेमिलियरिटी एंड सेल्फ इंटरेस्टेड। अब देखें यहाँ पे इन्होंने एडिशनल सेफगार्ड्स भी मेंशन किए हैं, यानी इन्हीं थ्रेट्स को मिटिगेट करने के लिए क्या सेफगार्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे दो, फेमिलियरिटी और सेल्फ इंटरेस्ट है, ये वाला सही है या आखिरी वाला? आखिरी वाला, रोटेशन ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर। ये सिनेरियो से ही पता चलेगा कि क्या चीज की जरूरत है और कौन सा सेफगार्ड लगाने से ये थ्रेट मिटिगेट हो सकता है, कम हो सकता है, अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, इसमें कोई बात जो ना समझ आ रही हो पवन? सेफगार्ड का मतलब समझ आ रहा है? मतलब को मिटिगेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा तो एग्जैक्टली उस थ्रेट को मिटिगेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। नेक्स्ट आइए 23। बताओ कौन सा है? पहला वाला फॉल्स है क्योंकि वो आप नहीं ले सकते उससे ऑफर। हम्म। ठीक है ना। और जूनियर मेंटर का नहीं लेकिन अगर जूनियर जो मिल लेगा तो हमारा भी सैलरी ट्रस्ट हो गई होगा ना, अपने बंदों को मिल रही है तो सही है। फॉल्स होगा। थर्ड वाला मेरे को समझ में नहीं आया था भाई, ये समझ में आया था अपने जो इंग्लिश में कोई हिंदी समझ में आई थी कि कुछ जिससे डिस्काउंट अंदर सबको मिल रहा है और हमें भी मिल रहा है, मतलब पूरी दुनिया को मिल रहा है, हमें भी मिल रहा है, तो उतना एक्सेप्ट करना चाहिए। ये मेरे को समझ सही में है, आएगी। सही है कि जब तक वो जो डिस्काउंट है वो सबके लिए नहीं है तो फिर वो हमारे लिए, अगर सिर्फ हमारे लिए स्पेशली है तो फिर वो सेल्फ इंटरेस्ट है। लेकिन अब वो सबको, जो भी ऑडिटर आएगा उसको ये ऑफर हो रहा है तो ठीक है। उसकी बात जो थी ना ट्रिवियल इन कंसेशन मेरे को समझ में नहीं आई। ट्रिवियल का मतलब होता है स्मॉल या बहुत मिनिमल, बिल्कुल 19-20। मतलब होता है ना, 19-20 का भी फर्क नहीं है, यानी बहुत मिनिमल फर्क होना या बहुत छोटा होना, दैट ट्रिवियल। अब वो यही कहना है कि जो डिस्काउंट की वैल्यू है वो बहुत छोटी है, 5% डिस्काउंट मिल रहा होगा, 2% मिल रहा होगा, बहुत छोटा। एंड इनकॉन्सिक्वेंशियल, इनकॉन्सिक्वेंशियल का मतलब है, कॉन्सिक्वेंस का क्या मतलब होता है? इसके कॉन्सिक्वेंस नतीजा, नतीजा उसका नतीजा ये निकला, तो इनकॉन्सिक्वेंशियल यानी ऑपोजिट ऑफ कॉन्सिक्वेंस, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। यानी ये डिस्काउंट लेने की वजह से कोई बड़ा इम्पैक्ट किसी को भी नहीं पड़ रहा, कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर छोटा है और कोई नतीजा हार्मफुल कोई इसका नहीं है इम्पैक्ट, तो फिर लिया जा सकता है, नहीं तो ऑफर शुड बी डिक्लाइन। अगर ट्रिवियल ना हुआ ऑफर और बड़ी वैल्यू का है और इम्पैक्ट भी रख रहा है तो फिर तो डिक्लाइन कर देना चाहिए। फिर नेक्स्ट। वो जो ऑडिट फीस है 5% दे रही है तब भी नहीं करना चाहिए, तो 5% भी सेल्फ इंटरेस्ट में आएगा। मेरे साथ मेरे पीछे रहेगा तो यही करता है। ठीक है, आ जाए इसको देखते हैं। पहला दो फॉल्स है, तीसरा ट्रू है और आखिरी फॉल्स। नेक्स्ट, have exceeded 15% for the last 2 years. अब्दुल रहमान जवाब बताएं। कहते हैं
2 and 3। ठीक है, आपको सिर्फ 2 क्यों लगा, 3 क्यों नहीं लगा? अरेंज फॉर अ प्री और पोस्ट इश्यूएंस रिव्यू। प्री, देखो प्री और पोस्ट का क्या मतलब है? प्री का मतलब है पहले, पोस्ट का मतलब है बाद में। इश्यूएंस रिव्यू, रिव्यू से पहले और रिव्यू के बाद। ठीक है, तो which of the following steps must Joan and company take as the fees from LV have exceeded 15% for the last 2 years? तो क्या स्टेप्स उसको लेने चाहिए? पहला स्टेप, डिस्क्लोज द मैटर टू दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, यानी कोई ढका छुपाओ नहीं इसको। अगर आपको ज्यादा फीस मिल भी रही है तो इस मामले को दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के सामने रखो। और फिर अरेंज अ प्री और पोस्ट इशुएंस रिव्यू, यानी कि फीस मिलने से पहले और फीस मिलने के बाद एक रिव्यू जरूर रखवा ले कि भाई हम फेयर बेसिस पे कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई रिश्वत काम नहीं के है। पहले भी ये हम रिपोर्ट दे रहे हैं, काम के बाद पहले रिपोर्ट दे रहे हैं, पहले करने के बाद फिर भी ऐसी क्वालिटी जो है वो मेंटेन्ड है, कोई इसमें चीज नहीं है। ठीक है, या रिजाइन फ्रॉम द ऑडिट, क्या रिजाइन कर देना चाहिए? नहीं, यार ये कोई बात तो नहीं है रिजाइन करने की। साल हो जाए उसके बाद हाँ, अच्छा जी, फिर नेक्स्ट बताइए। फाइनल डायरेक्टर ऑफ वैसे तो कोई भी तरह से नहीं करनी चाहिए, हेल्थ से बीमार है, वैसे तो कोई भी तरह नहीं देनी चाहिए। नहीं, वो दे सकते हैं। Fine, ये तो दे सकते हैं टैक्स प्रिपरेशन के टीम वाला करते हैं ना, टैक्स रिटर्न, हाँ ये दे वो सकते हैं। कंपनी भी दे सकते हैं, वो टीम हमारी क्रेडिट कंट्रोलर भी नहीं दे वो सकते, तो आईटी सिस्टम भी नहीं दे सकते। जी, क्या आंसर आ रहा है? फर्स्ट एंड थर्ड फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ नहीं दे सकते। क्या है ये? सर्विस कैन बी प्रोवाइडेड, ये तो पहला ये काम होगा। सर्विस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, फिर यहाँ पे सर्विस कैन बी प्रोवाइडेड, यहाँ पे नॉट, यहाँ पे कैन। तो यानी डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईटी सिस्टम्स, ये इसका हमारा क्या काम? असिस्टेंस विद प्रेपरेशन ऑफ टैक्स रिटर्न, यस हम इसकी सर्विस दे सकते हैं। अकाउंटिंग सर्विसेज, अगेन हम ये नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि फिर हमारा सेल्फ रिव्यू थ्रेट अराइज हो जाएगा। सर्विस दे सकते हैं। वो तो दे सकते हैं, बट यहाँ पे वही सिनेरियो के ऊपर बात आती है ना, क्या यहाँ पे अलग टीम है? क्योंकि यहाँ तो इधर काटी लगी भी है। और फिर रिक्रूटिंग सर्विस फॉर द पोजीशन ऑफ क्रेडिट कंट्रोलर, ये हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? रिक्रूटिंग कर सकते हम्म, ऑडिटिंग रिक्रूटिंग कर सकते। Finance director of LV has made some inquiries about the other services that Joan and company may be able to assist with. In the table below indicate whether, अच्छा इसका ऊपर सिनेरियो भी तो है ना, सिनेरियो में क्या लिखा है? सिनेरियो में कोई तो इंडिकेशन होगी ना। was ill and hence unable to work, बीमार पड़ गया था, काम नहीं कर पा रहा था। The company had no spare staff able to fulfill the role, स्पेयर स्टाफ नहीं है, नहीं दे सकता। सिनेरियो के मुतालिक वो क्वेश्चन है, सिनेरियो में जो चीज आप पढ़ोगे उसी के मुतालिक आप आंसर करोगे, वो जनरल रूल नहीं पूछ रहा। तो इसलिए सिनेरियो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एमटीक्यू में अक्सर स्टूडेंट्स जो है सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज देख कर ही टिक कर देते हैं, मगर ऐसा नहीं करना, सिनेरियो जरूर पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे साफ बात हो रही है कि वो बीमार पड़ गया था और स्पेयर स्टाफ नहीं था। तो फिर qualified audit senior Jones and company was seconded to the client for 3 months to cover the work of the financial controller. The audit engagement partner has recommended that the audit senior work on the audit as he has good knowledge of the client, the fee income derived, blah blah blah, बाकी सारी चीजें हैं। तो इसमें में बात समझ यही आ रही है कि हमें
एज एन ऑडिट सीनियर भेजा गया है, और एज एन ऑडिट सीनियर क्या हम फाइनेंशियल कंट्रोलर के सारे काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो हमें अपने एथिक्स को तो सामने रखना है ना। तो हम डेफिनेटली हम अकाउंटिंग सर्विसेज सारी नहीं प्रोवाइड कर सकते। असिस्टेंस असिस्टेंस दे सकते हैं टैक्स रिटर्न की प्रेपरेशन में। असिस्टेंस और खुद पूरा का पूरा बना करके देना, तो फिर आप ऑडिटर काहे के हो? जब आप ही अपना पूरा उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना करके दे दोगे, तो फिर वो मतलब क्या, मतलब पुलिस ही खुद पूरी चोरी करवा के दे दे, तो फिर वो क्या मतलब, किसको जाके पकड़ेगा? ठीक है, टीम सेटअप कर सकते हैं। कर सकते हैं, बट क्या सिनेरियो में गिवन है ऐसी कोई सिचुएशन की टीम है नहीं है? वो तो कह रहा हूँ टीम को देखते देखो अब यहाँ पे टीम की तो बात ही नहीं हो रही ना, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है वेदर जोन्स एंड कंपनी वुड और वुड नॉट बी एबल टू प्रोवाइड द अदर सर्विसेज। और स्पेसिफिक, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सम इंक्वायरीज आर। तो जोन्स एंड कंपनी का क्या कोई जिक्र है कि उसके पास बहुत सारे टीम है, लोग हैं, एक्सपर्टीज है? हैं, तो जो एक्सपीरियंस जैसे ऑडिट सीनियर को फाइनेंशियल कंट्रोल का वो जो दिया अब था। देखो यहाँ पे हम इसकी एक्सप्लेनेशन जस्टिफिकेशन भी पढ़ लेते हैं ना जो उन्होंने दी है। चलो पढ़ो, हसन पढ़े इन जनरल टर्म्स। Audit firms can provide other services provided that the firm does not assume a management responsibility. The provision of certain services is deemed to create such a threat to independence that safeguard will not be adequate to reduce this to an acceptable level. Additional restrictions will apply to MV as it is a public पब्लिक interest. इंटरेस्ट कंपनी। नेक्स्ट। The provision of IT services, re-accounting system and accounting services cannot be made to LV as these services have a direct impact on the financial statement that would be audited. Assistance with preparation of a tax return will be allowed as it is generally based on historical information. Provision of the recruitment service would be possible in this instance as the role is for the present control. The recruitment of senior management would be provided. अब आपको बात समझ आई? क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से इन्होंने ये अलाउ नहीं किया? यहाँ पे भी रिक्रूटमेंट क्रेडिट कंट्रोलर का और है, जो कि थोड़ा सा डिटैच्ड है एफएस से, डायरेक्टली वो नहीं है, जिस वजह से उसको हायरिंग। तो सीनियर सीनियर मैनेजमेंट आप खुद उठा के ले आओगे, हायर कर लोगे, तो फिर बहुत बड़ा थ्रेट आ जाएगा ना। यहाँ पे फेमिलियरिटी थ्रेट है, बाइसनेस, आपकी इंडिपेंडेंस को ये हार्म कर रहा है। थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, ये यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं लिखा हमने। इंडिपेंडेंस बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो कि ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब है ये कनेक्ट होता है ऑब्जेक्टिविटी से, यानी कि अनबायस्ड होना चाहिए, उसके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर ना हो। वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली पढ़ाए, इंडिपेंडेंटली ऑडिट करे, इंडिपेंडेंटली अपना प्रोफेशनल काम करे, ना किसी के दबाव में, ना किसी के फेवर में, ना किसी लालच में, ना किसी धमकी में। तो इंडिपेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो थ्रेट टू इंडिपेंडेंस यहाँ पे वर्ड आया है कि इट विल बी अ थ्रेट टू इंडिपेंडेंस अगर हम इस तरह का कोई एक्शन लेंगे तो। ये देखें, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस के सेफगार्ड्स भी लगा लो तो मसला है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा एफएस को। ये पैरा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। अच्छा, फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। ठीक है, ये हमारा एक एथिक्स का एमटीक्यू हो गया। अब कोई, मैं चाह रही हूँ कि सीआरक्यू में कोई एथिक्स का पार्ट, वो हम जरा रिव्यू कर लें। तो ये रिस्क के क्वेश्चन में देखो, रिस्क रिस्क में ही कोई अटैच है। इतना मैंने बताया 78 में है, 78 को देखें, पेज नंबर पता है? तो चेक करो कि उसमें रिक्वायरमेंट था 78 है। ये रहा, मिल गया 78। ठीक है। फाइनेंशियल Identify and explain 5 ethical threats which may affect the independence of Keving and Company's audit of Furling Company, and for each threat suggest a safeguard to reduce the risk to an acceptable level. जल्दी से मुझे बताइए, 10 मार्क का सवाल है, 5 थ्रेट्स और 5 सेफगार्ड्स। लिखिए, टाइप कीजिए जल्दी से, सिनेरियो पढ़िए और टाइप कीजिए। आपके पास 10 मार्क के सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए 18 मिनट का टाइम है। ऑडिट फॉर 5 का कर देते
18 मिनट 4:50 तक आपको टाइम, 10 मिनट दे रही हूँ, 10 मिनट में करके दिखाओ। 18 मिनट है ना आपके पास, लेकिन आप 10 मिनट में आपको दे रही हूँ, टाइम कंस्ट्रेंट कर। यस। और आंसर नहीं देखना। नहीं, हाँ, खुद ही लिखना जो भी समझ आ ये पहले मैं खुद ही लिख रहा था, उसके बाद आंसर लिखा इंग्लिश के लिए। अभी मैं आंसर कर दूंगी। नहीं, मैं देखना चाहती हूँ इस पर तुम कितना नहीं, प्रोड्यूस कर सकते हो खुद से। नहीं, अभी तक तो ऑर्डर लगता है कि मेरे अंदर।
अब यही तो आप लोग को स्मार्टली प्ले करना है कि इतना बड़ा सिनेरियो है और आप लोग 16 मार्क ऑडिट रिस्क के ऊपर है, तो उसी में से तो 5 निकालने हैं, कहाँ से निकालोगे वो। लास्ट पैराग्राफ है ना, After डायरेक्ट में इतना सारा पड़ता है तो काम करता है, सारे ऑर्डर करते हैं। अभी जो आईटी कंपनी फाइनल डायरेक्टर है, इन्फॉर्मली ऑर्डरिंग यहाँ से काम। बिल्कुल, अब पढ़ो। अब यही जितना तुम क्वेश्चंस करोगे ना तो तुम्हें फिर ये पता चल जाएगा, फिर तुम पूरा नहीं पढ़ोगे, फिर तुम डायरेक्टली फटाफट स्किम थ्रू करके उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे जहां तुम्हें रेलेवेंट डेटा नजर आ रहा है। लेकिन अब इसका हरगिज मतलब नहीं कि बाकी सब इग्नोर करोगे। कोई एक जगह पे कोई ऐसी बात हो जहां तुम्हें मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट, वो पूरा टर्न ओवर हो, टेबल्स टर्न ओवर वाली कहानी हो, तो फिर रीडिंग फास्ट करनी है, स्पीड रीडिंग। कुछ भी नहीं करना, सिंपली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जाएं, 2 कॉलम्स बनाएं, एथिकल थ्रेड्स एंड स्टेपकार्ड्स, और फिर ठक करके पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, 4, 5, जल्दी जल्दी। मैं तो उसको मान कर, और पहले तो ये बात है कि मैं जाए, या तो वो इन्हें भी रखता है।
ये कह रहे हैं कि फाइनेंशियल डायरेक्टर बोलता है कि जो है ऑडिट फीस इस सैलरी वो कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे डिपेंड करे। तो इस पे क्या करें? बताओ। सेल्स इंटरेस्ट होगा, अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमारा भी फीस सैलरी बढ़ेगी। बढ़ेगी, हम्म। सेल्स इंटरेस्ट आएगा। सही। तो एक काम करेंगे, मेरे को पहला वाला नहीं समझ में आया। कौन सा? जो पहला NAD जो वाला। एनएडी को हायर कर रहा है, अगर उसका वो ऑडिटर उसका क्या उसका ट्रेड है, अगर हम किसी को एनएडी हायर करके दे रहे हैं वो नहीं कर सकता, सर्विस से प्रोवाइड कर सकता। नहीं कर सकते, बस करके दे रहे हो तो कौन सा ट्रेड? थ्रेट है ना, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है। अगर आप एनएडी अपना पकड़ करके ले आए तो अब आप एनएडी में कीड़े थोड़ी निकाल सकते। देखो, एज एन ऑडिटर तुम एक पुलिस हो, तुम्हें हर किसी से तफ्तीश करनी है। तो अगर तुम अपने ही पसंदीदा एनएडी ले आओगे तुम उससे तफ्तीश कर पाओगे? तुम उससे वैसे स्केप्टिकली क्वेश्चनिंग कर पाओगे? तो उसका ट्रेड कौन सा मैं एक्सपेक्ट करूंगा? एडवोकेसी दूंगा, फैमिलिटी दूंगा, सेल्फ रिव्यू सेंटर मेरे को इजीली आ जा रहा है। इसमें जो है आप लिखोगे इट्स अ थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। आप लिखोगे थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है। क्यों? क्योंकि आप फेवर करोगे। आप लिखोगे ऑब्जेक्टिविटी को खतरा है, आपके कौन से एथिक्स को खतरा है, ऑब्जेक्टिविटी को खतरा है। और थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है क्यों? क्योंकि आप पे बायस्ड हो जाओगे ना। आप एनएडी के फेवर में उसकी हर गलती को कवर अप करोगे क्योंकि आप ही उसको लेकर आए हो। इसमें 5 सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, फैमिलिटी जरूरी नहीं है कि आप कोई एक ही पर्टिकुलर चीज पे बात करो। आप थ्रेट टू इंडिपेंडेंस पे भी रख के पूरी बात कर सकते हो। आप थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी पे भी रख के आप वैसे भी आप एक जनरल भी बात कर सकते हो। एकदम ये जरूरी नहीं, डाल दो तो अच्छा है, स्पेसिफिकली अगर डाल दो तो अच्छा है अगर मिल रहा है तो। अगर नहीं मिल रहा तो जबरदस्ती डालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली थ्रेट टू इंडिपेंडेंस का लगा करके बात कर सकते हो। या ये भी बोल सकते हो कि प्रोफेशनल बिहेवियर को खतरा है। यहाँ पे प्रोफेशनल बिहेवियर जो है ये फुलफिल नहीं होगा अगर वो इस तरह से बिहेव करेंगे। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस नहीं पूरी उतर रही। क्योंकि देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे तो रिक्वायरमेंट में ही कह दिया है कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 5 एथिकल थ्रेट्स व्हिच मे अफेक्ट द इंडिपेंडेंस। हमने स्पेसिफिकली बोल दिया कि इंडिपेंडेंस से रिलेटेड निकाल के बताओ, उस पर्सपेक्टिव से बताना है कि फेवरेटिज्म, बायसनेस, अनप्रोफेशनल बिहेवियर, प्रेशर, इंटिमिडेशन। आपके पास सिर्फ 3 मिनट और है। जल्दी से बताओ। डन हो गया? डिस्कस करें। 3 किए, चलो ठीक है। पहला वाला बताइए। एक तो ये ऑब्जेक्टिविटी वाला है।
इसमें आप जो है एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, हम थोड़ा यहाँ भी देख लेते हैं ताकि आंसर भी साथ साथ ही चेक हो जाएगा हमारा। 78। बताइए पहला। आप लोग पहले अपना बताओ, आप अपना बताओ। पहला ये है कि ये आईडी का टोटलिटी का ऑब्जेक्टिविटी का प्रॉब्लम बनेगा। ठीक है। ठीक है ना? इसके लिए हमने जो है सेफगार्ड। सेफगार्ड यूजर के हम इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा है फेमिलियरिटी का आएगा कि वो कह रहे हैं कि हमें कंट्रोलर रिव्यूअर्स चाहिए और वो स्पेसिफिक पार्टनर को रिकमेंड करेंगे जो लास्ट टाइम ऑलरेडी एंगेजमेंट पार्टनर थे। फेमिलियरिटी का ठीक है। इशू आ जाएगा। थर्ड है सेल्फ रिव्यू टैक्स। टैक्स सेशन ये लोग ही प्रिपेयर करते हैं और इसी का ऑडिट भी करते हैं। ठीक है। तो सेल्फ रिव्यू। कि भाई वो और ये नहीं कर सकते हैं। फिर है और इनका जो से डिस्कस किया कि जो प्रॉफिट पे और फिफ्टीन चाहिए सेल्फ इंटरेस्ट का इशू आ जाएगा उसमें। ठीक है। और ठीक है। लास्ट है कि इनका आउटस्टैंडिंग लास्ट है जो फीस फीस की ड्यू है। ठीक ड्यू है। है तो कैसे बताओ। अच्छा, अब आप मुझे पहला वाला पढ़ के बताओ लिखा के। मैंने कुछ कॉपी पेस्ट किए। Carrying and company also provide educational service for handling company in the form of tax return preparation along with some tax planning advice, which will affect the self-review track. Really. विच विल अफेक्ट नहीं, विच विल रेज। Yes, लिख लो, विच विल रेज अ सेल्फ रिव्यू थ्रेड। RAISE। I think रहेगा self-review. ठीक है। फिर तो उसकी मैंने वो safeguard पर लिखी थी। Carving company should not give this service. As he gives this service, the separate team will be provided. अच्छा, अब जो ये आपने सेल्फ रिव्यू लिखा है ना, आप यहाँ पे रोक नहीं सकते, आपको एक लाइन तो और ऐड करनी है। आप अभी तक है, क्या कह रहे हैं? उनको बोले बस 10 मिनट में आ रहे हैं। ठीक है। तो मैं ये कह रही थी कि आप सेल्फ रिव्यू पे नहीं छोड़ सकते, आपको एक लाइन और लिखनी है कि आखिर सेल्फ रिव्यू क्या है। दे कैन नॉट रिव्यू देयर ओन वर्क, फुल स्टॉप। ये डालेंगे आप कम से कम। ठीक है। अब आइए जरा देखते हैं इन्होंने क्या आंसर लिखे है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NED ऑफ हर्लिंग कंपनी has just resigned, and the directors have asked whether the partners of Keving and Company can assist them in recruiting to fill this vacancy. ठीक है। उन्होंने ये जो सिनेरियो में चीज थी उसको एज इट इज इन्होंने कर दिया। फिर उसके बाद दिस रिप्रेजेंट्स, अब आ रहा है आपका आंसर। दिस रिप्रेजेंट्स अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट एज, एक्सप्लेन भी तो करना है ना क्यों लग रहा है आपको ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। As the audit firm cannot undertake the recruitment of members of the board of hurling company, especially a NED who will have a key role in overseeing the audit process and audit firm. तो अब ये आपने आंसर इस तरह लिखना है, और अगर आपको नहीं अटकल आ रही तो इसको याद कर दो। ठीक है। तो इसको याद कर लो, क्योंकि ये NED या डायरेक्टर से रिलेटेड कोई आएगा तो आप ये ठक करके एज इट इज लिख सकते हो, सिर्फ नाम चेंज कर लेना सिनेरियो। तो कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, अकलमंदी से कॉपी करना प्लीज। ठीक है। तो ये चीज है, नहीं तो फिर बोलेगा मैम ने कहा था कॉपी करने के लिए, फिर भी नहीं पास हुई, क्या हो रहा है हमारे साथ। ठीक है। अच्छा, पॉसिबल सेफ गार्ड हसन पढ़िए। केविंग एंड कंपनी is able to assist learning company in that they can undertake roles such as reviewing a shortlist of candidates and reviewing qualifications suitability. However, the firm must ensure that they are not seen to undertake management decisions and so must not seek
out candidates for a position or make the final decision on असल मुद्दा ये है कि ऑडिटर कोई भी मैनेजमेंट रोल में रोल प्ले कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो मैनेजमेंट रोल प्ले करेगा यानी पुलिस चोर का रोल प्ले करेगा तो फिर वो तहकीकात किससे करेगा। ठीक है, तो ये अहम जुमला है जो आप अपने हर आंसर में, अगर इस सिनेरियो से या इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है, तो आप ये बोलोगे कि भाई firm must ensure that they are not seen to undertake management decisions and so must not seek out candidates for the position to make the final decision on who is appointed। थोड़ा बहुत असिस्ट कर सकते हैं मगर इतना इन्वॉल्व नहीं हो जाना कि भाई लगे कि तुम ही मैनेजमेंट रोल में आ गए हो, लेकिन वो भी ना ही करो तो अच्छा है, ना ही घुसो तो अच्छा है। तो ये पॉसिबल सेफगार्ड है। और जो आपने कहा था कि डिक्लाइन करने पोलाइटली, ये भी आप लिख सकते हैं दैट यू मे डिक्लाइन दिस रिक्वेस्ट पोलाइटली। ठीक है, नेक्स्ट, इट्स बेटर टू डिक्लाइन दिस रिक्वेस्ट पोलाइटली। नेक्स्ट पढ़िए पवन, द एंगेजमेंट क्वालिटी। Quality control rules were assigned to Highland Company Board until last year. The audit engagement partner. This represent our community head as the partner as the associate with the Highland Company for a long period of time. So may not retain professional capital and objectives. अब आपने देखा एक फेमिलियरिटी थ्रेट को इन्होंने किस तरह एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, कि एक तो एसोसिएशन का वर्ड आया है कि वो एसोसिएटेड है, और दूसरा आया है कि इससे उसका प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म और ऑब्जेक्टिविटी हैम्पर होगी, अफेक्ट होगी, जिस वजह से उनको ये नहीं करना चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा उसके बाद सेफगार्ड पढ़िए पवन। An Highland Company is a listed company and the previous audit engagement partner should not be involved in the audit for at least a period of 5 years. An ऑल्टरनेटिव ECQR appointed शुड बी अपॉइंटेड इंस्टेड। सेफगार्ड सिंपल है कि भैया क्यों कर रहे हो ऐसा, दूसरे को अपॉइंट कर लो, कोई कमी है क्या। और ऑडिट में जो इन्वॉल्व होते हैं वो सिर्फ पीरियड ऑफ 5 years तक, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, the other thing scenario. लिस्टेड कंपनी, और दूसरा यहाँ पे अहम पॉइंट देखो, एक लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड और पब्लिक कंपनीज पे बहुत ज्यादा सख्तियां रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। देन द प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन द ऑडिट फॉर एटलीस्ट अ पीरियड ऑफ 5 years, कम से कम 5 साल तक उसे इन्वॉल्व नहीं होना। एंड ऑल्टरनेटिव ECQR शुड बी अपॉइंटेड, क्योंकि वो ऑलरेडी गुजार चुके हैं, फेमिलियरिटी last है। year like ठीक है, अब आइए ये जो मेरे पास हसन पढ़िए। giving in company provide taxes and services. The audit engagement and possibilities services related to the recruitment of the entity. There is a potential self-interest or exploitation threat that the total fees could represent a significant proportion of payment. The company's income and the firm will become overly reliant on earning company resulting in the firm being less challenging or objective due to fear of losing such a significant client. अब कोई भी उनके कीड़े निकालने से पहले उसको डर लगेगा, यार ये क्लाइंट हाथ से गया तो, इन्होंने हमें छोड़ दिया तो फिर हम इतनी बड़ी जो सिग्निफिकेंट फी हमें मिल रही है वो हम उससे हाथ धो बैठेंगे। तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट तो है ना। अब इसको आप एज इट इज लर्न कर लो, लर्न किया जा सकता है क्योंकि बहुत जगह सेम सिनेरियो रिपीट हो रहा होता है। ठीक है, अब आइए इसका सेफगार्ड क्या है, पवन पढ़िए। every company should assess वेदर whether audit recruitment and taxation fees would represent more than 50% of gross profit income for the two consecutive years. If the recurring fees are likely to exceed 50% of annual taxes income this year, additional consideration should be given as to whether the recruitment and taxation service should be undertaken by the firm. In addition, if the fees do exceed 50%, then this should be disclosed and those charged with government and filing company. If the firm retained or work, it should arrange for a pre-issuance before the audit opinion issued or post-issuance after the opinion has been issued. Review to be undertaken by an external accountant or by a regulator. रेगुलेटरी बॉडी, ये उसको करना चाहिए। जो उसमें भी आएगा Last one. pre-issue post-issuance. हाँ ठीक है, अच्छा जी आगे आ जाएं। वही है, फिर अब आप खुद से रीड कर लीजिएगा। असल चीज थी मुझे आपको डायरेक्शन देनी थी, फ्रेमवर्क बताना था कि ये फ्रेमवर्क है, बाकी आप जितने सवाल करते जाओगे, टाइप करते जाओगे, उतना खुलते जाओगे, वो कैब आती जाएगी, चढ़ती जाएगी जबान पे, जहन में, और लिखने का भी ढंग आएगा। ठीक है,
तो प्लीज इसको लाइटली नहीं लें, और जितने दिनों हमारी क्लासेस नहीं होती क्वेश्चन प्रैक्टिस लाजमी करें। हमारा एथिक्स कंप्लीट है, ठीक है, एथिक्स कंप्लीट है, रिस्क कंप्लीट है। हमने बहुत सारे टॉपिक्स, हमने रिस्क कर लिया है, प्रोसीजर कर लिया है, एथिक्स कर लिया है, और क्या किया था, कंट्रोल्स कर लिया। अब आपने इसको क्वेश्चन के थ्रू ही ज्यादातर इसकी तैयारी करनी है। और अगर आपको कोई लगता है कि कोई पार्ट है क्वेश्चन का जो आपको नहीं समझ आ रहा, नॉलेज में कमी है, तो आप उसके चैप्टर में जाके वो पर्टिकुलर एरिया पढ़ लो, ठीक है। इन टॉपिक से रिलेटेड टेक्निकल आर्टिकल जरूर गो थ्रू करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्निकल आर्टिकल्स भी आपको बहुत रिच वो कैप देगा, और बहुत जबरदस्त तरीके से टेक्निकल आर्टिकल्स ये लोग लिखते हैं, बहुत अच्छा आसान भी कर देता है टॉपिक को, एग्जाम्पल्स भी बहुत बड़े मजे के होते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होता है, तो वो जरूर लाजमी पढ़ें। उसमें कोई चीज हो जो ना समझ आ रही हो तो वो मुझसे जरूर पूछ लें। अब हमारा आखिरी टॉपिक रहता है ऑडिट रिपोर्टिंग, वो मैं कल की क्लास में इंशाल्लाह करवाऊंगी आप लोगों को। और फिर जो हमारी अपकमिंग क्लासेस रहेंगी वो मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस ही रहेगा। बट अगेन मैं कह रही हूँ कि अगर आप सिर्फ इन 2 दिनों में आके यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आई एम सॉरी, मैं फिर जून अटेम्प्ट आपको रेकमेंड नहीं करूंगी कि फिर आप सितंबर की तरफ जाओ, जल्दबाजी नहीं करो। अगर आपको वाकई में पूरे हफ्ते टाइम नहीं मिल पा रहा कि थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर पाओ, और अगर कर रहे हो, अगर सिर्फ 2 घंटे भी निकाल के ऑडिट डेली बेसिस पे कोई क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो ना, सिर्फ 2 घंटे टाइप करके, तो मैं समझती हूँ कि हो जाएगा रोज। लेकिन 2 घंटे तो कम से कम आपने देने, मिनिमम बता रही हूँ। एमसीक्यू एमटीक्यूज भी इतने सारे हैं, ये आपका तो इसमें आई थिंक लिखने वाला पोर्शन ज्यादा है, 30 मार्क्स का एमसीक्यू है और 70% आपका लिखने वाला है। एमसीक्यू 30 मार्क्स है, 30 मार्क्स है, और एमसीक्यू तो बाकी सीआर भी 70 मार्क्स, 70 जिसमें से 30 मार्क्स होते हैं, मार्क्स। जिसमें ऑडिट रिस्क जरूर जरूर आता है, टेक्निकल पॉइंट जरूर जरूर आते हैं। सब सब आता है जरूर जरूर, और सब पढ़ने में समझने में बड़ा आसान है, मगर असल बात है कि वही एग्जामिनर को आपने टाइप करके सही अल्फाज चुनाव करके समझाना है। अब एथिक्स कितना आसान लग रहा है, कीड़े निकल आ रहे हैं, फटाफट पता चल रहा है, लेकिन क्या है लिखना, उसको कैसे लिखना है, आपने पहले आपने सिनेरियो से आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसको अगले पैराग्राफ में समझाया कि भाई क्यों लग रहा है आपको सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, इससे क्या हो रहा है, तो फिर आपने उसको एक्सप्लेन किया कि ये क्यों लग रहा है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, ये क्यों लग रहा है फेमिलियरिटी थ्रेट है, ये क्यों लग रहा है कि सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, ठीक है, और फिर उसका सेफ गार्ड। ठीक हो गई कहानी, कोई सवाल? प्लीज मेहनत करनी है आप लोगों ने, मैं बता रही हूँ, जून अटेम्प्ट में सीरियस हो या नहीं हो, क्या इरादा बन रहा है, जो भी है मुझे बता दो, अभी से बता दो ताकि मैं अपना दिल मजबूत कर लूं।